स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। आखिर ये जो कुछ टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हैं, खासकर ऐप्स, ये हमारी जिंदगी का इतना जरूरी हिस्सा कैसे बन जाते हैं? मतलब कभी-कभी तो बिल्कुल आदत सी पड़ जाती है। हाँ, ये तो है। हम सब ने महसूस किया है। कई बार पता ही नहीं चलता और हम फोन चेक कर रहे होते हैं या कोई ऐप खोल लेते हैं बेवजह ही। सही। पर इसके पीछे ना अक्सर एक सोचा समझा डिजाइन होता है। और शायद इसी डिजाइन को समझने के लिए आज हम नियाल एयाल की किताब हुक्ड, हाउ टू बिल्ड हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, है ना? ये किताब बताती है कि कंपनियां कैसे एक खास मॉडल यूज करती हैं। बिल्कुल, ताकि हम उनके प्रोडक्ट्स बार बार इस्तेमाल करें। ये किताब एक तरह से कह सकते हैं उन मनोवैज्ञानिक तरीकों का खुलासा करती है जिनसे यूजर्स में आदतें डाली जाती हैं। अच्छा। इसी को हुक मॉडल कहा गया है। क्या स्टेप्स हैं और हमारी जो रोज की टेक आदतें हैं उन पर इसका क्या असर है। हाँ, और शायद ये भी समझ पाए कि कुछ ऐप्स छोड़ना क्यों इतना मुश्किल लगता है। बिल्कुल ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो नियर याल का जो हुक मॉडल है वो असल में 4 स्टेप्स का एक साइकिल, एक चक्र है। 4 स्टेप्स। हाँ, पहला ट्रिगर यानी ट्रिगर, दूसरा एक्शन यानी एक्शन, तीसरा वेरिएबल रिवॉर्ड यानी बदलने वाला इनाम, और चौथा इन्वेस्टमेंट यानी निवेश। ट्रिगर, एक्शन, वेरिएबल रिवॉर्ड, इन्वेस्टमेंट। ठीक है। ये मॉडल खास तौर पर उन कंपनियों के लिए बहुत काम का साबित हुआ है जो चाहती हैं कि यूजर उनके ऐप या वेबसाइट को अपनी आदत बना लें, मतलब बिना किसी बाहरी पुश के अपने आप इस्तेमाल करें। सुनने में तो सीधा लग रहा है 4 स्टेप्स का साइकिल। तो ये शुरू कहाँ से होता है? पहला कदम ट्रिगर, ये क्या चीज है? हाँ, हर आदत की शुरुआत एक ट्रिगर से ही होती है। वो चिंगारी है जो हमें कुछ करने के लिए उकसाती है। याल इन्हें 2 तरह का बताते हैं, बाहरी मतलब एक्सटर्नल और आंतरिक यानी इंटरनल ट्रिगर। बाहरी और आंतरिक। अच्छा, बाहरी वाला तो शायद आसान है समझना, जैसे नोटिफिकेशन। हाँ बिल्कुल, बाहरी ट्रिगर वो इशारे हैं जो हमें बाहर से मिलते हैं, जैसे फोन पर आया नोटिफिकेशन, ईमेल का अलर्ट बजना, या होम स्क्रीन पर ऐप का वो चमकीला सा आइकन दिख जाना। हाँ। या फिर किसी दोस्त का कह देना कि अरे ये ऐप ट्राई करो। ये सब सीधे सीधे हमें एक्शन लेने को कहते हैं, जैसे ऐप खोलो या इस लिंक पर क्लिक करो। कंपनियां इस पर काफी मेहनत करती हैं, पैसा भी लगाती हैं। विज्ञापन, पुश नोटिफिकेशन, ईमेल मार्केटिंग, ये सब बाहरी ट्रिगर ही तो हैं। ठीक है, ये तो समझ गया, लेकिन ये आंतरिक ट्रिगर क्या है? ये कहां से आते हैं? आंतरिक ट्रिगर वो असल में ज्यादा बारीक और अक्सर ज्यादा पावरफुल होते हैं। ये हमारे अंदर से आते हैं। अंदर से मतलब? हमारी भावनाएं, हमारी मानसिक स्थिति, या कोई जरूरत जो पूरी नहीं हुई है। जैसे सोचिए, जब बोरियत महसूस होती है तो क्या करते हैं आप? शायद यूट्यूब खोल लेता हूँ या कुछ स्क्रॉल करने लगता हूँ। बिल्कुल। या जब अकेलापन सा लगे तो शायद इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप चेक करने लगते हैं। कोई चिंता हो, तनाव हो तो शायद न्यूज ऐप खोल लेते हैं। अच्छा, तो मतलब हमारी फीलिंग्स ही हमें किसी ऐप की तरफ खींच लेती हैं। सही पकड़ा। ये आंतरिक ट्रिगर धीरे धीरे बनते हैं। जब हम किसी भावना को, मान लीजिए बोरियत को, बार बार किसी ऐप से, जैसे इंस्टाग्राम से जोड़ते हैं, तो फिर वो भावना ही उस ऐप को खोलने का आंतरिक ट्रिगर बन जाती है। कमाल है। हमें पता भी नहीं चलता और हाथ अपने आप ऐप पर चला जाता है। कंपनियां यही चाहती हैं कि उनका प्रोडक्ट यूजर की किसी ऐसी ही गहरी भावना या जरूरत से जुड़ जाए, क्योंकि इससे जो आदत बनती है ना, वो ज्यादा पक्की होती है। उसके लिए बारी नोटिफिकेशन की जरूरत कम पड़ती जाती है। ये तो काफी गहरी बात है कि हमारी भावनाएं भी प्रोडक्ट डिजाइन का हिस्सा बन सकती हैं। खैर, तो ट्रिगर मिल गया, चाहे बाहर से आया हो या अंदर से। अब अगला स्टेप था एक्शन, वो काम जो हम करते हैं। हाँ सही। ट्रिगर मिलने के बाद यूजर को उसके जवाब में एक बहुत ही आसान सा काम करना होता है। बस वही एक्शन है, जैसे नोटिफिकेशन देखा और ऐप खोल लिया, या फीड को नीचे स्वाइप किया, स्क्रॉल किया, किसी फोटो पर डबल टैप करके लाइक कर दिया, या सर्च बार में कुछ टाइप कर दिया। आपने आसान पर जोर दिया। ये क्यों जरूरी है कि एक्शन आसान हो? हाँ, क्योंकि आदत बनानी है तो एक्शन का बेहद सिंपल होना जरूरी है। याल यहाँ एक और मॉडल का जिक्र करते हैं, डॉक्टर बीजे फॉग का बिहेवियर मॉडल। वो कहता है कि कोई भी काम होने के लिए 3 चीजें एक साथ चाहिए: मोटिवेशन यानी प्रेरणा, एबिलिटी यानी काम करने की क्षमता या आसानी, और ट्रिगर। अच्छा, मोटिवेशन, एबिलिटी, ट्रिगर। हाँ, अब अगर एक्शन मुश्किल है,
मान लीजिए उसमें टाइम लगता है या ज्यादा सोचना पड़ता है, तो यूजर शायद उसे करेगा ही नहीं, भले ही उसे ट्रिगर मिला हो और थोड़ी मोटिवेशन भी हो। तो मतलब डिजाइनर का काम है कि एक्शन को इतना इतना सिंपल बना दे कि हमें सोचना ही ना पड़े, बिल्कुल मक्खन जैसा। बिल्कुल, सोचिए ना, Amazon का 1 क्लिक परचेज या फेसबुक और इंस्टाग्राम का वो कभी ना खत्म होने वाला स्क्रॉल, इन्फिनिट स्क्रॉल। हाँ, बस अंगूठा चलाते रहो। बस नया कंटेंट आता जाता है, या YouTube का ऑटो प्ले अगला वीडियो शुरू कर देता है। ये सब एक्शन को आसान बनाकर एबिलिटी बढ़ाने के तरीके हैं। लक्ष्य ये है कि यूजर कम से कम दिमागी या फिजिकल मेहनत से एक्शन पूरा कर ले। ठीक है, तो ट्रिगर ने उकसाया, हमने एक बहुत आसान सा एक्शन ले लिया। अब आता है मॉडल का तीसरा और शायद सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग हिस्सा, वेरिएबल रिवॉर्ड, बदलने वाला इनाम। ये वेरिएबल क्यों, मतलब फिक्स्ड रिवॉर्ड क्यों नहीं? बस यहीं पर तो सारा मनोविज्ञान का खेल और गहरा हो जाता है। वेरिएबल का मतलब ही है अनिश्चित, अप्रत्याशित। सोचिए, अगर हमें हर बार बिल्कुल एक जैसा इनाम मिले तो क्या होगा? बोर हो जाएंगे शायद। बिल्कुल, रुचि खत्म हो जाती है। जैसे अगर हर बार फेसबुक खोलने पर आपको पता हो कि बस 3 ही दोस्तों की अपडेट मिलेगी, बिल्कुल वही पुरानी सी, तो आप शायद कुछ दिन बाद खोलना ही बंद कर दें। हाँ, बात तो सही है। लेकिन जब इनाम बदलता रहता है, पता नहीं होता क्या मिलेगा, तब हमारा दिमाग ज्यादा एक्टिव, ज्यादा उत्साहित रहता है। ऐसा क्यों, मतलब अनिश्चितता में ऐसा क्या है जो हमें खींचता है? इसके पीछे हमारे दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम है। जब हम किसी इनाम की उम्मीद करते हैं, और खासकर जब वो पक्का ना हो, अनिश्चित हो, तो हमारे दिमाग में डोपामाइन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है। डोपामाइन, हाँ सुना है इसके बारे में। ये खुशी वाला केमिकल है ना? बिल्कुल। लोग अक्सर इसे खुशी से जोड़ते हैं, पर मजे की बात यह है कि डोपामाइन असल में खुशी या संतुष्टि से ज्यादा चाहत, इच्छा या खोज, सीकिंग से जुड़ा है। अच्छा, चाहत से। हाँ, अनिश्चितता इस खोज वाले दिमागी सर्किट को जगाए रखती है। हमें पता नहीं होता कि अगली बार स्क्रॉल करने पर क्या दिखेगा। कोई बहुत मजेदार वीडियो, किसी दोस्त की कोई अच्छी खबर, कोई काम की जानकारी, या कुछ बेकार सा। यही पता नहीं क्या मिलेगा वाली फीलिंग है ना, हाँ। वही हमें बार बार ऐप पर वापस लाती है। तो ये कुछ वैसा ही है जैसे स्लॉट मशीन होती है, जहां पता नहीं होता कि अगली बार जैकपॉट लगेगा या नहीं, और लोग खेलते रहते हैं। हाँ निर्याल, बिल्कुल इसी तरह के मनोविज्ञान की बात करते हैं। सोशल मीडिया की फीड्स देख लीजिए, ईमेल का इनबॉक्स, या डेटिंग एप्स पर आने वाले मैच, ये सब वेरिएबल रिवॉर्ड के ही तो उदाहरण है। और ये रिवॉर्ड्स भी इयाल बताते हैं 3 तरह के हो सकते हैं। 3 तरह के, कौन कौन से? पहला है सामाजिक इनाम, रिवॉर्ड्स ऑफ द ट्राइब, मतलब दूसरों से जुड़ाव, मान्यता, जैसे लाइक्स मिलना, कमेंट्स आना, शेयर होना। सोशल मीडिया पूरा इसी पर चलता है। सही। दूसरा है संसाधनों का इनाम, रिवॉर्ड्स ऑफ द हंट, जैसे कोई नई जानकारी मिलना न्यूज एप्स या ट्विटर पर, या कोई अच्छी डील मिलना शॉपिंग एप्स पर, या कुछ काम का ढूंढ लेना। ओके, शिकार वाला इनाम। हाँ। और तीसरा है आत्मसंतुष्टि का इनाम, रिवॉर्ड्स ऑफ द सेल्फ, मतलब खुद को बेहतर महसूस करना, जैसे किसी गेम में लेवल पार करना, कोई स्किल सीखना, मान लीजिए ड्यूओलिंगो जैसे ऐप से भाषा सीखना, या अपना ईमेल इनबॉक्स पूरा खाली कर देना। वो जो काम पूरा करने वाली फीलिंग होती है ना। अच्छा, ये क्लासिफिकेशन तो समझने में मदद करता है। मतलब अलग अलग ऐप्स अलग अलग तरह के वेरिएबल रिवॉर्ड पर फोकस करते होंगे। बिल्कुल। कमाल है, ये सब कितना डीपली सोचा हुआ होता है। हाँ। खैर, अब आते हैं चौथे और आखिरी स्टेप पर, इन्वेस्टमेंट यानी निवेश। इसका क्या मतलब है? हम ऐप में क्या निवेश करते हैं? पैसा हो सकता है, लेकिन सिर्फ पैसा नहीं। निवेश वो स्टेप है जहां यूजर ऐप या प्रोडक्ट में अपना कुछ लगाता है। ये हो सकता है समय, जैसे प्रोफाइल बनाने में जो टाइम लगा, या सेटिंग्स को अपने हिसाब से बदलने में। हम, या फिर प्रयास, जैसे फोटो अपलोड करना, कोई रिव्यू लिखना, गानों की प्लेलिस्ट बनाना। ठीक है। या डेटा, अपनी जानकारी देना, अपने कॉन्टैक्ट सिंक करना, अपनी पसंद नापसंद बताना। और एक और है सामाजिक पूंजी, जैसे दोस्तों को ऐप पर जोड़ना या अपने फॉलोअर्स बनाना। लेकिन इसे निवेश क्यों कह रहे हैं? ये तो मतलब ऐप इस्तेमाल करने का एक नॉर्मल हिस्सा ही लगता है। हाँ, लगता तो है, पर इसे निवेश इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो छोटे छोटे काम है ना, ये भविष्य के लिए उस प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ाते हैं, यूजर के लिए भी और कंपनी के लिए भी। इसके 2 मुख्य असर होते हैं। क्या असर? पहला, ये यूजर का उस प्रोडक्ट से एक इमोशनल जुड़ाव, एक कनेक्शन बढ़ाता है। साइकोलॉजी है कि हम उन चीजों को ज्यादा वैल्यू देते हैं जिनमें हमने अपना टाइम या मेहनत लगाई हो। अच्छा, जैसे वो IKEA इफेक्ट होता है,
कि खुद जोड़ा हुआ फर्नीचर ज्यादा अच्छा लगता है? हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। मतलब अपनी बनाई हुई प्लेलिस्ट या अपलोड की हुई तस्वीरों की वजह से हम उस ऐप से ज्यादा जुड़ावा महसूस करते हैं। उसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है। समझ गया। और दूसरा असर क्या है? दूसरा असर ये है कि ये निवेश अक्सर भविष्य के रिवॉर्ड्स को बेहतर बनाता है, उसको ज्यादा पर्सनल बनाता है। जैसे आप नेटफ्लिक्स पर जितनी ज्यादा फिल्में रेट करते हैं, ये आपका निवेश हुआ। हाँ। नेटफ्लिक्स आपको उतने ही अच्छे सुझाव देता है, ये भविष्य का रिवॉर्ड हुआ। या आप लिंक्डइन पर जितने ज्यादा कनेक्शन बनाते हैं, निवेश, आपकी प्रोफाइल उतनी ही कीमती बनती जाती है। आप ट्विटर पर जितने लोगों को फॉलो करते हैं, निवेश, आपकी फीड उतनी ही आपकी पसंद की बनती जाती है, वेरिएबल रिवॉर्ड। हाँ, ये बात तो है। और क्या ये अगले हुक साइकिल को शुरू करने में भी मदद करता है? हाँ, बिल्कुल, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। निवेश अक्सर अगले ट्रिगर को लोड कर देता है, मतलब तैयार कर देता है। जैसे जब आप व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज भेजते हैं, ये आपका निवेश है। हाँ। तो जब वो जवाब देते हैं, आपको एक नोटिफिकेशन आता है, ये क्या हुआ, अगला बाहरी ट्रिगर। सही बात। या जब आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं, निवेश, तो लाइक्स और कमेंट्स के नोटिफिकेशन आते हैं, बाहरी ट्रिगर भी और सामाजिक वेरिएबल रिवॉर्ड भी। तो इस तरह हर बार जब यूजर निवेश करता है, वो अनजाने में अगले साइकिल के लिए स्टेज तैयार कर देता है और इससे आदत और मजबूत होती जाती है। वाह, तो ये है पूरा हुक मॉडल। ट्रिगर हमें खींचता है, आसान सा एक्शन हमें अंदर ले आता है, बदलने वाला इनाम हमें बांधे रखता है और फिर हमारा निवेश हमें वापस आने और जुड़े रहने के लिए मजबूर करता है। और ये गोल गोल घूमता रहता है, आदत बन जाती है। बिल्कुल सही। किताब में कौन से जाने माने प्लेटफॉर्म्स का उदाहरण दिया है जिन्होंने इस मॉडल को इस्तेमाल किया है? आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम का जिक्र तो किया। हाँ, किताब में फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, पिंटरेस्ट, यूट्यूब ऐसे कई बड़े प्लेटफॉर्म्स का एनालिसिस है। बताया है कि वो कैसे इन चारों स्टेप्स का बहुत स्मार्टली इस्तेमाल करते हैं। जैसे फेसबुक का ही सोचिए, लाल रंग का नोटिफिकेशन आता है, ट्रिगर। आप ऐप खोलकर स्क्रॉल करते हैं, आसान एक्शन। न्यूज़ फीड में दोस्तों की नई नई अपडेट्स, किसकी फोटो पे कितने लाइक आए, किसने क्या कमेंट किया, ये सब देखते हैं। वेरिएबल रिवॉर्ड, इसमें सामाजिक भी है, जानकारी भी। और फिर आप खुद कुछ पोस्ट करते हैं या किसी की पोस्ट लाइक करते हैं या किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, ये सब निवेश हो गया। और फिर ये साइकिल चलता रहता है। सही। ये मॉडल इतना असरदार है कि सिर्फ बड़ी कंपनियां ही नहीं, बल्कि जो नए स्टार्टअप्स हैं, प्रोडक्ट डिजाइनर हैं, वो भी इसे अपनाते हैं ताकि उनके नए प्रोडक्ट भी लोगों की जिंदगी में अपनी जगह बना सके, उनकी आदत बन सके। ये सब सुनकर तो वाकई लगता है कि ये मॉडल बहुत बहुत शक्तिशाली है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि क्या इसका इस्तेमाल हमेशा सही होता है? क्या इसके कुछ नैतिक पहलू भी हैं जिन पर सोचना जरूरी है? ये बहुत ही जरूरी सवाल है। और अच्छी बात यह है कि निरयाल खुद अपनी किताब में इस पर बात करते हैं। उनका कहना है कि देखिए, हुक मॉडल अपने आप में न तो नैतिक है न अनैतिक। ये तो बस एक टूल है, एक तकनीक है। एक टूल। हाँ, अब चाकू से आप सब्जी भी काट सकते हैं और किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, है ना? वैसे ही इस मॉडल का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए भी हो सकता है और बुरे कामों के लिए भी। अच्छे कामों से क्या मतलब है? कैसे? जैसे मान लीजिए कोई भाषा सिखाने वाला ऐप है, वो हुक मॉडल का इस्तेमाल करके आपको रोज प्रैक्टिस करने की आदत डलवा सकता है। हाँ, ये तो अच्छा है। या कोई फिटनेस ऐप है जो आपको रोज कसरत करने के लिए मोटिवेट करे। या कोई मेडिटेशन ऐप जो आपको रोज ध्यान करने में मदद करे। यहाँ हुक मॉडल का इस्तेमाल ऐसी आदतें बनाने में हो रहा है जो यूजर की लाइफ को बेहतर बना रही हैं। याल ऐसे प्रोडक्ट्स को फैसिलिटेटर यानी सुविधा देने वाला कहते हैं। फैसिलिटेटर, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर इसी मॉडल का इस्तेमाल सिर्फ लोगों का ध्यान खींचने, उनका वक्त बर्बाद करने या उन्हें ऐसे प्रोडक्ट्स का आदी बनाने के लिए किया जाए जिनसे उनकी कोई भलाई नहीं हो रही या शायद नुकसान ही हो रहा हो, जैसे कि वो अंतहीन स्क्रॉलिंग वाली एप्स जिनमें कोई मकसद ही नहीं है, या गैम्बलिंग एप्स, तो यहाँ नैतिक सवाल खड़े होते हैं। याल ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने वालों को पेडलर यानी सौदागर कहते हैं जो बुरी आदतें बेच रहे हैं। किताब में एक मैनिपुलेशन मैट्रिक्स भी दिया है उन्होंने, जो डेवलपर्स को ये सोचने में मदद करता है कि उनका प्रोडक्ट किस कैटेगरी में आता है। मैनिपुलेशन मैट्रिक्स, इंटरेस्टिंग। तो आखिर जिम्मेदारी किसकी बनती है? कंपनी की, डिजाइनर की या हम यूजर्स की? याल का मानना है कि जिम्मेदारी मुख्य रूप से प्रोडक्ट बनाने वालों की है। जो डिजाइनर हैं, जो कंपनी चला रहे हैं, उन्हें खुद से ये सवाल पूछने चाहिए
पहला, क्या मैं खुद इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करता हूं? और दूसरा, क्या ये प्रोडक्ट वाकई दुनिया को या कम से कम यूजर की जिंदगी को किसी मायने में बेहतर बनाता है? अगर इन सवालों का जवाब नहीं है तो शायद वो नैतिक रूप से सही रास्ते पर नहीं है। लेकिन हाँ, यूजर्स के तौर पर भी हमें इन तकनीकों के बारे में पता होना चाहिए। जागरूकता जरूरी है ताकि हम समझ सकें कि हमारा बर्ताव कैसे प्रभावित हो रहा है और हम अपने लिए बेहतर चुनाव कर सकें। हाँ, ये वाकई एक जरूरी संतुलन है। तो अगर हम आज की बात को समेटें, हमने नीर याल के हुक मॉडल के 4 स्टेप्स को समझा: ट्रिगर, एक्शन, वेरिएबल रिवॉर्ड और इन्वेस्टमेंट। हाँ, और हमने देखा कि ये कैसे काम करते हैं और कैसे टेक्नोलॉजी कंपनियां इनका इस्तेमाल करके हमारे अंदर आदतें डालती हैं। बिल्कुल। और निचोड़ ये है कि जो सफल आदत बनाने वाले प्रोडक्ट होते हैं वो अक्सर यूजर की किसी गहरी जरूरत या भावना से जुड़ते हैं और फिर उसे पूरा करने का एक आसान, मजेदार वेरिएबल रिवॉर्ड की वजह से और ऐसा तरीका देते हैं जिसमें यूजर कुछ निवेश भी करना चाहे। सही। लेकिन इस ताकत के साथ नैतिक जिम्मेदारी भी आती है कि इसका इस्तेमाल यूजर्स की भलाई के लिए हो, सिर्फ उन्हें बांधे रखने के लिए नहीं। बिल्कुल। अब जब हम इस मॉडल के बारे में जान गए हैं तो शायद अगली बार जब हम अपना कोई पसंदीदा ऐप खोलेंगे तो हम इन हुक्स को पहचान पाएंगे, है ना? हाँ, कोशिश कर सकते हैं। कि कौन सा ट्रिगर था जिसने खींचा, एक्शन कितना आसान था, किस तरह के वेरिएबल रिवॉर्ड की उम्मीद थी हमें और हम उसमें क्या निवेश कर रहे हैं। ये जागरूकता शायद हमें अपनी डिजिटल आदतों को थोड़ा बेहतर समझने में मदद करे। उम्मीद तो यही है। यहाँ पर एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए सोचने को: क्या इन तकनीकों को जानने के बाद हम सच में अपने इस्तेमाल के तरीके बदल सकते हैं, या ये आदतें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि सिर्फ जानना काफी नहीं है? सोचने वाली बात है।